अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद। इस साल आपकी जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो सेशन है हम लोग इस पे वेरियस टॉपिक्स पे जो है बात करने वाले हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स भी है और इसके अलावा डेंटिस्ट्री के हवाले से भी हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर साकिब कलीम, और इन्होंने MS BDS इसके अलावा RDS भी किया हुआ है और डेंटल सर्जन हैं इस लैब में। इसके अलावा सी फेशियल एस्थेटिक्स भी करते हैं। और इनके बारे में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ही यंग एज में कराची के इस वक्त टॉप सर्जन्स में इनका शुमार होता है, कराची के फर्स्ट या सेकंड सर्जन्स में इनका शुमार होता है डेंटल सर्जन में। और मैं इनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी डॉक्टर, मैं एंटीबायोटिक्स के हवाले से आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और क्यों लेना ज़रूरी होता है? देखिए, एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमारे डेंटल ट्रीटमेंट में एक अहम रोल ज़रूर अदा करती हैं, मगर एंटीबायोटिक्स का मेनली काम ये होता है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मेल प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से होता ये है कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स जो हम डेंटल ट्रीटमेंट्स में कवर अप कर सकते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाई जा रही होती हैं और उनका कोई ख़ास रोल नहीं होता, मगर लोग जो है वो मेल प्रैक्टिस करते हुए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करा रहे होते हैं। इसकी वजह से जो बढ़ती हुई दुनिया जहाँ में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बढ़ती हुई दुनिया जहाँ में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज हो रही है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये चीज़ है कि जब भी बैक्टीरिया जिसको मारने के लिए आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, अगर वो किसी भी वजह से वो स्ट्रांग हो रहा है और आपकी एंटीबायोटिक्स देने से वो मर नहीं रहा, तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि आपके बैक्टीरिया ने अपनी एक रेजिस्टेंस बना ली है उस ड्रग के खिलाफ जो ड्रग आप उसको दे रहे हैं मारने के लिए, मगर वो उससे नहीं हो रहा। अब इसकी बिल्कुल एक आम सी मिसाल है कि जिस तरह पहले किसी ज़माने में जापान की एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च थी जिसमें उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि पहले किसी ज़माने में कॉकरोचेस को मारने के लिए कॉकरोचेस पाउडर आते थे। अब वो पाउडर जो है उनको बेसिकली बनाया इस वजह से गया था कि वो कॉकरोचेस को ख़त्म कर सकें, मगर इनएडिक्वेट डोज, मतलब ये कि अगर एक कॉकरोच को मारने के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि हमें 10 ग्राम्स पाउडर डालना है और अगर हम लोग उसको 5 ग्राम्स पाउडर डाल दें तो कॉकरोच तड़पेगा ज़रूर उस जगह पे, मगर वो मरेगा नहीं। ठीक है, अब जब वो मरेगा नहीं तो काफ़ी देर तड़प के उसके मतलब उसकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस आ जाएगी उसकी। अब जब आप नेक्स्ट टाइम या फिर उससे नेक्स्ट टाइम जब आप 10 ग्राम्स उसको वो पाउडर देंगे भी, स्टिल वो तब भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको 5 ग्राम्स दिया था, एक इनएडिक्वेट डोज दिया था, तब वो उससे बच गया, तो अब उसकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस आ गया। अभी जिस तरह हम कोविड की एक समझने की मुश्किल वबा से गुजरे, तो इसमें भी यही हुआ ना कि जिन जिन लोगों ने उस कोविड की वबा को बर्दाश्त कर लिया, तो इनिशियल बेसिस पे हम लोगों ने लोगों का प्लाज्मा, लोगों की एंटीबॉडीज से हमने ट्रीटमेंट निकाला। मतलब क्या कि जिन जिन लोगों ने उस कोविड के वायरस को बर्दाश्त कर लिया, जिन्होंने उसको रेजिस्ट कर लिया, उसकी एंटीबॉडीज को हमने उन लोगों में भी डाला जिनके अंदर कभी कोविड आया ही नहीं, तो उसमें एक बेनिफिशियल वो चीज साबित हुई। तो ये सबसे मेन चीज होती है कि कभी भी एंटीबायोटिक का इनएडिक्वेट डोज नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या एंटीबायोटिक के प्रॉपर डोजेज हैं। और दूसरी चीज ये कि सबसे एक मेन प्रॉब्लम तो ये है कि लोग फार्मेसी पे जाके मेडिसिन ले रहे होते हैं। अब फार्मेसी वाला आपको मेडिसिन जरूर देता है, मगर आपको बताता नहीं है कि आपने इसको कब तक इस्तेमाल करना है। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से एंटीबायोटिक होती है। बहुत सारे लोग आके ये बात भी बोलते हैं कि हमने ये एंटीबायोटिक लिया, मगर ये कि ये एंटीबायोटिक ना हमें सूट नहीं कर रही है। अच्छा, वो सूट करने की डेफिनेशन क्या होती है? वो सूट करने की डेफिनेशन ये होती है कि ये बहुत हाई डोज है, मगर आपकी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। मोर देन 40 kg अगर आप हैं तो आपको एक एडल्ट डोजेज जाती है, और ये एडल्ट डोजेज अक्सर लोगों को बहुत हाई लग रही होती है। तो ये हाई नहीं होती, ये आपकी नॉर्मल बॉडी वेट के हिसाब से होती है। तो इस वजह से अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक का डोजेज लेंगे, उसकी प्रॉपर एक साइकिल होती है कि मतलब 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, अगर आप उसकी साइकिल इनएडिक्वेट भी छोड़ दें तो भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज होती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें उसकी प्रॉपर डोजेज और उसकी प्रॉपर साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक डॉक्टर, अगर बात की जाए दांतों के हवाले से या डेंटिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर इसमें यूज होती है या नहीं? मैक्सिमम दांतों की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एंटीबायोटिक से कवर अप नहीं होती। उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फर्स्ट है कि अगर आपको दांतों में पेन है, अब वो पेन के मल्टीपल रीजंस होते हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है कि दांत में किसी भी किस्म की कोई कैविटी हो गई या समझने कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से आपको वो दांत पेन कर रहा होता है। क्योंकि होता ये है कि जितना हमारे मुंह में दांत मौजूद होता है उसका डबल हमारा हड्डी के अंदर होता है। अब जब भी कभी हड्डी के अंदर वाला पार्ट दांत का डैमेज होता है या फिर समझने के हड्डी के अंदर जो है
ना बेसिकली दांत की नस होती है, जब भी कभी वो नस डैमेज होती है तो फिर आपको अनबेरेबल पेन शुरू हो जाता है। अब ऐसे सिनेरियो में एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं है, वो कुछ नहीं करती, मगर हमारे यहाँ लोग दे भी रहे होते हैं। तो उसका सबसे मेन जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि या तो आप दांत की प्रॉपर तरीके से रूट कैनाल करवाएं या फिर आप दांत को एक्सट्रैक्ट करवा दें। मतलब इसमें एंटीबायोटिक का कोई खास रोल नहीं है, सिवाय इसके कि वो वक्ती तौर पे आपका शायद पेन कवर अप कर लेगी, कभी कभार कर लेती है, कभी कभार नहीं करती, और कभी कभार क्या कहते हैं अपना कवर अप कर भी लेती है तो कुछ दिन के लिए, और तब तक आप एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, इवन के पेन किलर्स लेते रहते हैं। हमें आइडिया भी नहीं होता कि कब मतलब ये एंटीबायोटिक हमारे मैदे में या हमारे लिवर में या हमारी किडनी में क्या क्या नुकसान पैदा कर रहे हैं। ठीक डॉक्टर, अभी आपने बात की रूट कैनाल के हवाले से कि जो है रूट कैनाल करवाना पड़ता है अगर पेन अनबेरेबल हो जाए तो रूट कैनाल बेसिकली क्या होता है और किस सिचुएशन में जाके करवाना ज़रूरी हो जाता है? अच्छा देखिए, रूट कैनाल बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम दांत, जैसा मैंने भी आपको बताया कि हम दांत की नसें जो होती है ना, दांत की नसों को वहां से हटा देते हैं, क्योंकि ये जो डैमेज हुई होती है ये चीज दांत की नस डैमेज हो गई होती है। अब दांत की नस जब भी कभी डैमेज होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको दांत में दर्द नहीं करती, वो आपको दांत के साथ साथ आपको सर तक दर्द जा रहा होता है। जिस तरह अगर यहाँ के आपके राइट साइड के दांत में पेन है तो यहाँ से पूरा कनपट्टी से होता हुआ आधा सर आपका दर्द कर रहा होता है। तो अक्सर लोगों के लिए ये दांत का दर्द फिर बेयरेबल होता है, मगर वो जो सर तक दर्द जा रहा होता है वो बेयर नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना होता है कि हमें दांत को ओपन करना पड़ता है, वो जो दांत की स्पेसिफिक नस खराब हो गई होती है उस नस को हम बाहर निकाल देते हैं, और खाली जगह को छोड़ नहीं सकते क्योंकि खाली जगह में इन्फेक्शन बहुत तेजी से डेवलप होता है। तो फिर इस वजह से हम उस जगह पे आर्टिफिशियल नसें डाल के उस जगह को बंद कर देते हैं। उस जगह को बंद करने के बाद उस जगह पे फिलिंग कर देते हैं, और फिलिंग करने के बाद आपका दांत रेडी हो जाता है। मगर आप उसको किसी सख्त चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने दांत की नस तो हटा दी है। जिस नस का काम दांत का दर्द का एहसास करवाना था, उस नस का एक और भी था कि वो दांतों को बचपन से लेके खाना पीना पहुंचा रही थी। इसी वजह से हम देखें कि हम अगर रेगुलर बेसिस पे कितनी सख्त से सख्त चीजें खा लें, हमारा दांत कभी ब्रेक नहीं होता। मगर एक दफा अगर हमने रूट कैनाल कराया हुआ हो, फिर हम कोई सख्त चीज खाएंगे, दांत एकदम से ब्रेक हो जाएगा। तो फिर ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें फ्यूचर में उस दांत के ऊपर कैप देना होता है। तो जब हम उसको कैप देते थे तो कैप से हमें वही स्ट्रेंथ मिलती है जो बाकी सारे दांतों को नसों के जरिए मिल रही है। ठीक डॉक्टर, अगर प्रेग्नेंट खवातीन की बात की जाए तो क्या प्रेगनेंसी में कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाना जो है वो सूट करता है प्रेग्नेंट खवातीन को? अच्छा, प्रेगनेंसी में होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक है। और बहुत सारे क्लिनिक्स से, जिस तरह मैं भी मल्टीपल हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसमें हमारे पास भी बहुत सारे इस तरह के लोग आ रहे होते हैं जो ये बात समझते हैं कि डेंटिस्ट्री में कुछ भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अलबत्ता वो सिर्फ और सिर्फ एक पैनाडोल लिख के पेशेंट को रेफर कर देते हैं इधर उधर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो भी इंसान हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसको डेफिनेटली इतना पेन है कि वो प्रेगनेंसी में भी हमारे पास आएगा उठ के। तो ऐसे सिनेरियो में उसको रेफर नहीं करना चाहिए। हम डेंटिस्ट्री के अंदर मतलब प्रेगनेंसी के अंदर हम तमाम किस्म के प्रोसीजर्स और ये सारी चीजें कर सकते हैं, और जिस तरह रूट कैनाल हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक्सरेज जो हैवी एक्सरेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो बच्चे के लिए अच्छी साबित नहीं होती, इस वजह से हम एक्सरेज नहीं करते। और एक्सरेज के साथ साथ जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना होती हैं, वो हम गायनेकोलॉजिस्ट से भी कभी कभार रेफर कर लेते हैं, और कभी कभार जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमें आइडिया होती है, मतलब बहुत ही लिमिटेड सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो अलाउड होती हैं, ठीक है, वो भी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। और बाकी हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम उस चीज को ट्रीटमेंट के जरिए कवर अप करें, बनिस्बत इसके कि हम उस चीज को मेडिसिन से चीज को आगे बढ़ाते रहें। ठीक डॉक्टर, किसी भी दांत की बीमारी से बचने के लिए डाइट पे, अगर डाइट के हवाले से बात करें तो ऐसे कौन सी डाइट रखनी चाहिए कि हम लोग तमाम दांतों की बीमारियों से बच सकें? डाइट से ज़्यादा जो इसमें मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सफाई के ऊपर। हम डाइट को भी खैर एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर अपना रोल अदा करती है डाइट भी। तो डाइट में ये है कि मियाना रवि, हर चीज़ में हम मियाना रवि करें। अगर हम मिसाल के तौर पे ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, हम मीठी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, हम इवन के जंक फूड भी हम इस्तेमाल करें। असूलन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे सिर्फ दांतों के अलावा हमारी ओवरऑल बॉडी को भी मुतासिर करता है। मगर अगर हम जंक फूड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम करें, एक एवरेज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, और इसके साथ साथ उस एवरेज क्वांटिटी में कंज्यूम करने के साथ साथ हम अपनी सफाई का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, तो हमारे दांतों में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेकिंग श्योर कि हमारी सफाई अप टू डेट हो। ठीक, तो अगर ठंडा गर्म खाने से किसी को बहुत ज़्यादा झंझनाहट दांतों में फील होती है, और वो अक्सर लोग जो है वो इस झंझनाहट को बहुत टाइम तक, इवन सालों तक इग्नोर करते हैं और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन एट द एंड जब वो चीज़ उनके हाथ से निकल जाती है या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने डेंटिस्ट की तरफ उसको रुजू करते हैं, तो इस सूरत में ये कितना ख़तरनाक हो सकता है?
देखें डेंटिस्ट्री दुनिया जहाँ में और इवन के पाकिस्तान में भी बहुत लोग ये कंसीडर करते हैं कि एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बात कहता हूँ कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, हमारी गलतियाँ उसको एक्सपेंसिव बना देती हैं। अब जिस तरह एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस आप अगर ब्रशिंग अच्छी रखें तो आप किसी भी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम से समझ लें दो चार होना ही नहीं पड़ता हमें। मगर अगर इन केस ड्यू टू एनी एक्सप्रेजेंट रीजन अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं, गंदगी लग जाती है, तो फिर इसकी बुनियाद पे हमें स्केलिंग करवा के हम इनिशियल बेसिस पे उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। अभी स्केलिंग के कोई इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होते, मगर अगर हम इनिशियल बेसिस पे उसको ट्रीट कर लें तो फायदा है। मगर अगर फर्ज कीजिए हम नहीं करते तो फिर क्या होता है, गुजरते हुए वक्त के साथ साथ वो जो गंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता कैविटी की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उस कैविटी को फिलअप करवा लें, ठीक है, फिलिंग करवा लें उस जगह पर, मगर हम ये भी नहीं कराते तो वो थोड़ा सा खर्चा जरूर बढ़ता है स्केलिंग की कंपेरेटिवली, मगर स्टिल काबिल कबूल होता है। फिर हम वो भी नहीं करवाते, फिर दांत खराब हो जाता है, फिर वो दांत जाता है रूट कैनाल की तरफ। फिर जब रूट कैनाल की तरफ जाता है तो फिर हम लोग वो भी नहीं करवाते, हम सेल्फ मेडिकेशन और इन सारी चीजों पर गुजारा कर रहे होते हैं जो हमारे मसले का हल नहीं निकाल देती, वक्ती तौर पे सिर्फ उस चीज को आगे बढ़ा देती है। तो फिर जब यहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं और ये सारी चीजें करते हैं तो अल्टीमेटली फिर हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मिसाल के तौर पे हम उस टाइम पे भी अकल ना लें और उसके बाद इस चीज को भी आगे बढ़ाते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि हमें जो है ना दांत निकलवाना पड़ जाता है। और जब भी कभी हमें दांत निकलवाना पड़ जाता है तो फिर उसके बाद जब हम चाहे इम्प्लांट की तरफ जाएं चाहे फिक्स ब्रिज की तरफ जाएं, क्योंकि कम से कम उसके लिए आगे पीछे की सपोर्ट चाहिए होती है, तो कम से कम 3 दांत बनते हैं, तो फिर ये चीज काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये हमारी गलतियां हैं जो हम उसको डिले कर करके एक्सपेंसिव बना देते हैं। ठीक डॉक्टर, अगर बात की जाए वाइटनिंग के हवाले से तो टीथ वाइटनिंग में और टीथ स्केलिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये भी बहुत एक कॉमन मिथ्स हैं कि लोग ये समझते हैं कि स्केलिंग और वाइटनिंग एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जो स्केलिंग का प्रोसीजर होता है वो आपके दांतों की सफाई होती है, मतलब बेसिक सफाई। जिस तरह स्केलिंग कराने के बाद आपके दांतों का जो भी ओरिजिनल कलर है, यूजुअली हम एशियंस का येलोइश वाइट कलर होता है, मतलब जितनी स्किन कॉम्प्लेक्शन यूजुअली ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्किन कॉम्प्लेक्शन जितनी ज़्यादा आपकी वाइट हो आपके दांत समवॉट येलोइश वाइट होते हैं, और जितनी आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क होती है, ठीक है, उतने ही दांत आपके ज़्यादा वाइट होते हैं। तो ये यूजुअली ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। मगर अब जिस तरह हम एशियंस का ज्यादातर कलर है येलोइश वाइट, अब येलोइश वाइट में अगर हम स्केलिंग करवाएंगे, हमारे दांतों के ऊपर गंदगी लगी हुई है या कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पान गुटखा छालिया इस तरह की चीजें खाते हैं, तो फिर अगर उसकी वजह से हम लोग स्केलिंग करवाते हैं और ये सारी चीजें करवाते हैं तो ऊपर की गंदगी जरूर हट जाएगी, जो अपर साइड की गंदगी है, मगर अंदर से आपके वही दांत का कलर वापस आएगा जो आपका पहले किसी जमाने में था, नेचुरल कलर आएगा। जबकि वाइटनिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, उससे अपर गंदगी का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अब जिस मिसाल के तौर पर हम एशियंस का कलर येलोइश वाइट है, तो फिर बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं मेरे पास कुछ ऐसे, जो ये बात बोलते हैं कि हमें एक्टिव वाइट कलर चाहिए। सही। तो अब इस एक्टिव वाइट कलर को लाने के लिए हम स्केलिंग से इस चीज को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि स्केलिंग तो सिर्फ गंदगी को हटाएगा ना, मगर जो वाइटनिंग होती है वो दांत के अंदर वाली लेयर को जाके वहां का कलर वाइटिश करती है। तो वो एक अच्छा प्रोसीजर भी होता है, और ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होता है, मगर बहुत सारे लोग वो लोग करवाते हैं जिनकी या तो पब्लिक डीलिंग्स होती हैं या जिनको खुद अपने दांत अच्छे वाइटिश अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो वो लोग करवाते हैं। सेलिब्रिटीज भी मेरे पास बहुत सारे आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी शादी ब्याह का जो फंक्शन है वो करीब होता है, तो ज्यादातर ये वो लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपके दांत एक अलग से ही खूबसूरत प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करना क्यों ज़रूरी है? स्टेरिलाइजेशन एक बहुत मेन रोल अदा करता है डेंटिस्ट्री में। डेंटिस्ट्री में क्या ओवरऑल, जिस तरह मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी करता रहा, तो उसमें भी बहुत मेन रोल अदा करता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग एक पेशेंट पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम उसको यूजुअली दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, इसकी वजह से मसले मसाइल क्या आते हैं कि एक पेशेंट को फर्ज कीजिए कि जिस तरह फैलने वाली बीमारियां, अच्छा इसमें कुछ ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग सकती हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस होता है, एड्स होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां ना, तो हेपेटाइटिस बी, सी और क्या कहते हैं अपना HIV वगैरह, तो ये सारी बीमारियां फैलने वाली बीमारियां हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पेशेंट था जिसको HIV था या जिसको हेपेटाइटिस बी था, सी था, ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके पेशेंट मतलब इस पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट्स अगर स्टरलाइज करे बगैर, प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करे बगैर अगर मैं इसको अगले पेशेंट पे इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि इसकी बीमारी उस पेशेंट को जरूर लग सकती है। अब जब इसकी बीमारी उस पेशेंट को लगेगी तो पेशेंट को तो चले इस चीज का इल्म नहीं है, मगर एक डॉक्टर को तो इस चीज का इल्म होता है बहुत अच्छे तरीके से, और आज के दौर में तो पेशेंट्स को भी इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि स्टरलाइजेशन का आपके यहाँ क्या निजाम है, आप दिखा सकते हैं, और इसमें कोई बुरा भी नहीं है। कभी कभार कुछ पेशेंट्स आके मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज बुरा मत मानिएगा, मगर काइंडली अगर आप मुझे ये चीज बता दें, तो उसमें हमारे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अलबत्ता मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि हमारे यहाँ के लोग इतने अब शऊर वाले हो गए हैं कि वो आके डॉक्टर से सवाल कर रहे हैं।
तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि स्टरलाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, चाहे वो 121 सेंटीग्रेड हो या 134 सेंटीग्रेड हो, ठीक है, उस पर हम एक स्पेसिफिक टाइम तक रख देते हैं। उसके ऑटोक्लेव्स आते हैं, तो उसके अंदर हम जब ये इंस्ट्रूमेंट्स रख देते हैं तो वो मतलब समझ लें एक्सट्रीम हीट के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट्स को इतना ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं कि वहां पे जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं वो सारे मर जाते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम पेशेंट को ये चीज इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर उसको इसकी बीमारी लग नहीं सकेगी। ये सबसे मेन चीज होती है। वरना अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने प्रोफेशन के साथ सीरियस नहीं है, ठीक है। और अगर हम अपने प्रोफेशन के साथ सीरियस नहीं है तो बात यह है कि इस दुनिया में तो शायद फिर हम लोग इस चीज को काम चला लें, मगर इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जिसमें हमें जाके जवाब देना होगा कि हमने जो काम किया, जब अल्लाह ताला ने हमें एक ओहदे पे, एक अच्छे बड़े ओहदे पे रखा था, तो क्या हमने उस ओहदे के साथ जस्टिफिकेशन की? बिल्कुल, तो ये बहुत मेन चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई दांत जो है वो टूट जाए और कोई आके उसको जो है वो वापस से लगवाना चाहे, तो एक मिसिंग टूथ की जो है वो बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? देखिए, डेंटिस्ट्री में जो दुनिया जहाँ में कंसीडर की जाती है बेस्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है, मिसिंग टूथ को लगवाने की, वो होती है इम्प्लांट, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट होता है। अब डेंटल इम्प्लांट बेसिकली एक स्क्रू टाइप मटेरियल होता है, ठीक है, और वो आपके बोन के अंदर ड्रिल कर दिया जाता है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सुन करके की जाती हैं लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस जगह को एनेस्थीसिया देके अच्छी तरह से सुन करके हम वो इम्प्लांट का जो स्क्रू है वो आपके बोन में प्लेस कर दिया जाता है। अब हम लोग एक कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होता है कि मीडिएट होता है, ठीक है। कन्वेंशनल की बात कर लेते हैं तो उसमें होता ये है कि हम जब जो भी इम्प्लांट का स्क्रू होता है, जब हम हड्डी के अंदर वो चीज़ ड्रिल कर देते हैं तो फिर हम कुछ 2 से 3 महीने तक का वेट करते हैं। और वो वेट करने की वजह ये होती है कि जिस चीज को हमने, जिस इम्प्लांट के स्क्रू को हमने हड्डी के अंदर ड्रिल किया होता है, हम ये चीज चाहते हैं कि हड्डी उसको अच्छे तरीके से जकड़ ले। जितनी अच्छी तरीके से हड्डी इसको ग्रिप कर लेगी उतनी ही अच्छी स्टेबल पोजीशन में आपका इम्प्लांट होगा। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये आपकी बोन के अंदर रुका रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कैप देने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई चीज हो कि हम जिसके ऊपर कैप दे सके। वरना अगर जिस तरह खाली मसूड़ा है, खाली मसूड़े के ऊपर अगर हम एक फिक्स दांत बना दें तो फिर हम उसको मुंह में रोकेंगे कैसे, ठीक है। अगर रोकने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं होगी तो या तो अगर ऊपर की तरफ का दांत है वो एकदम से नीचे करके गिर जाएगा, अगर नीचे का दांत है तो या तो वो राइट की तरफ, गाल की तरफ गिर जाएगा या जबान की तरफ गिर जाएगा। तो फिर रोकने के लिए कोई चीज तो हमें चाहिए ना। तो इम्प्लांट के जरिए हम बेसिकली वो अपनी सपोर्ट बनाते हैं जिस सपोर्ट के ऊपर हम दांत आपका लगा सकें। तो सबसे बेहतर चीज तो इम्प्लांट होती है। मगर इम्प्लांट में भी ये होता है कि हमें कुछ, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसेस है तो हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि पेशेंट की अपनी बोन कैसी है, क्या वो इस लायक है कि हम इम्प्लांट कर सकें। फिर दूसरी चीज ये कि क्या हमें फिर उसकी कोमॉर्बिड्स देखनी होती है, मतलब उसको कोई डिफरेंट डिजीजेस तो नहीं है। जिस तरह फर्ज कीजिए कि उसको शुगर है, अब शुगर वाले पेशेंट को अगर मैं इम्प्लांट लगाता हूं तो फेलियर के चांसेस वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट की हीलिंग ऑलरेडी डिले हुई भी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट, और इम्प्लांट का एक और तीसरी चीज ये है कि इम्प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इम्प्लांट बनता नहीं है और हम इसको बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट करवाने के साथ साथ ये सारी चीजें हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो हर बंदा, हर आम इंसान उस चीज को कभी कभार नहीं बेयर कर पाता, अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है उसमें। तो इस वजह से सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है डेंटल ब्रिज का। अब ब्रिज में ऑप्शन ये होता है कि जिस तरह आपका 1 या 2 दांत अगर मिसिंग है तो फिर होता ये है कि अब हमें सपोर्ट तो लेनी है, वरना जिस तरह मैंने आपको बताया कि या तो राइट की तरफ गिर जाएगा या लेफ्ट की तरफ गिर जाएगा वो चीज। तो फिर हम, क्योंकि मसूड़े पे हम रोक नहीं सकते उस चीज को ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो उसके एडजेसेंट टीथ हैं, जिस तरह उसका राइट साइड का, उसका लेफ्ट साइड का, इन दोनों की हम कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद इनसे सपोर्ट लेके फिर हम बीच वाले 2 दांत बना देते हैं। तो अगर 2 दांत मिसिंग है तो कम से कम 4 दांत बनेंगे, 1 दांत मिसिंग है कम से कम 3 दांत बनेंगे। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। फिर एक तीसरा बेस्ट ऑप्शन होता है जो मतलब सबसे निचला ऑप्शन ही माना जाता है, मगर उसमें ये होता है कि हम वायर्स के जरिए आपके दांत सपोर्ट लेते हैं, जिसको पार्शियल डेंचर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो निकालने आने वाले उसको रोजाना आपने सोते वक्त निकाल के पानी के कप में रख देना होता है, उसके बाद फिर सुबह उठ के वापस लगा लेना होता है। तो वो डेफिनेटली इतना अच्छा ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाता, मगर मजबूरी में तो आपको बताया सब चीजें जायज है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन, आज हम लोग जो है इस सेशन में डिस्कस कर रहे थे, प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंटीबायोटिक्स और डेंटिस्ट्री के हवाले से कि दांतों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमारे आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, सिम्टम्स क्या होते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हमने बात की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे डॉक्टर साकिब कलीम, जो कि इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं, MS BDS RDS किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा ईसा लैब में डेंटल सर्जन है और सी फेशियल एस्थेटिक्स पे भी वो ये काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर आपका कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ तो बस 1 सेकंड के लिए। माइक क्यों नहीं बंद किया?